तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपके मेंटोर एंड आपकी जेनजी गुरु CS मेहंदी तुशनेवाला, और आ चुके हैं हम एक और आंसर राइटिंग सेशन के साथ ऑफ चैप्टर नंबर 2, कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड कंपनीज। बिफोर दैट आई होप आप सभी ने जो पार्ट 1 है चैप्टर नंबर 2 के आंसर राइटिंग सेशन का वो देखा होगा, और ना कि सिर्फ देखा होगा बल्कि आंसर्स मेरे साथ साथ लिखे भी होंगे। तो जल्दी जल्दी से उठ जाओ, कॉपी और पेन लेकर आ जाओ, क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। वी आर गोइंग टू सॉल्व सेवरल क्वेश्चंस एंड आंसर्स हेयर। लेकर आ जाओ जल्दी जल्दी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लेटेस्ट वाला पेपर यानी कि जून का पेपर सॉल्व किया था एंड दिसंबर का भी देखा था। अभी हम देखने वाले हैं हमारे दूसरे PYQs ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये जो हमारे सामने है वो है जून 25 का पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो ये एक बड़ा सा केस लॉ दे रखा है। कैन यू सी दिस? ये बड़ा सा केस लॉ है। ठीक है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए। सो व्हाट इज द राइट टेक्निक। सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन नंबर 1 केस लॉ के फॉर्म में होता है, हमने टेक्निक पढ़ी है। व्हाट इज द राइट टेक्निक टू रीड दीज क्वेश्चंस। हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, यानी कि क्या पूछा गया है उस पे जाएंगे रादर देन केस लॉ। तो पहले केस लॉ नहीं पढ़ना है, पहले हमें क्वेश्चंस पढ़ने। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन पे गए। व्हाट एग्जाम्पशंस आर ग्रांटेड टू नोबल वर्क फाउंडेशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। ये बोलता है नोबल वर्क फाउंडेशन को क्या एग्जाम्पशंस ग्रांट करे गए। सो कहने से हमें ये तो समझना पड़ेगा कि नोबल वर्क फाउंडेशन है क्या। वैसे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है फाउंडेशन नाम से कि हो सकता है सेक्शन 8 कंपनी हो, लेकिन टू बी एक्स्ट्रा श्योर हम यहाँ पर ये देखेंगे। अभी इतने बड़े केस लॉ में हमारा मोटिव क्या है, ये फाइंड आउट करने का मोटिव है दैट व्हाट इज एग्जैक्टली नोबल वर्क फाउंडेशन। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, नोबल वर्क फाउंडेशन अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड एज अ सेक्शन 8 कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो हमारा काम यही खत्म हो गया है, पूरा केस लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू सेव द टाइम। एंड इस तरह से जैसे जैसे एक एक मिनट सेव होगा तुम पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। सो यहाँ पर क्या पूछा था, एग्जाम्पशंस बताने हैं कि सेक्शन 8 कंपनी को क्या एग्जाम्पशन मिलते। 3 मार्क का क्वेश्चन है। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जून 25 क्वेश्चन नंबर 1 का 1। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। क्या क्या एग्जाम्पशन है, इवन दो इट इज ऑफ 3 मार्क क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम्पशन क्या 1 लाइनर के, तो हम एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। द एग्जाम्पशंस मेरे साथ साथ लिखना है आपको भी। ग्रांटेड टू नोबल वर्क फाउंडेशन विच इज रजिस्टर्ड एज सेक्शन 8 कंपनी। जो कैसे रजिस्टर्ड है, एज अ सेक्शन 8 कंपनी आर एज फॉलोअर्स। अच्छा, अभी जैसे ही क्वेश्चन पढ़ोगे तुम्हारे दिमाग में तो आंसर फ्रेम होना स्टार्ट कर देना चाहिए कि यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी को कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड ऐड करने की ज़रूरत नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं, CS अपॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल मीटिंग का नोटिस 14 क्लियर डेज पहले जाता है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी 14 डेज पहले जाती इंस्टेड ऑफ 21 क्लियर डेज। 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो विदाउट पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। एकदम सिंपल है, 3 मार्क का है क्योंकि ये 1 लाइनर है। ठीक है, इसीलिए हम एटलीस्ट 5 पॉइंट्स लिखेंगे। सबसे पहला, देयर इज नो मिनिमम पेड अप श्योर कैपिटल रिक्वायरमेंट
ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ more than 15 directors can be done without passing स्पेशल रिजोल्यूशन। तो क्या मैं बोल सकती हूँ बिना एसआर पास किए आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट मैंडेटरी, जरूरी नहीं है। नॉट मैंडेटरी। अच्छा, और क्या हो सकता है? यहां पर नोटिस चाहता है जनरल मीटिंग का, द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग shall be sent at least 14 clear days before the meeting। मीटिंग से एटलीस्ट 14 दिन पहले भेजना है, इंस्टेड ऑफ 21 क्लियर डेज। तो बाकी सब कंपनीज में कितने दिन पहले? 21 क्लियर डेज पहले। लेकिन यहाँ पर कितने दिन पहले हैं? यहाँ पर 14 डेज पहले भेजना, इट इज एन एग्जाम्पशन। लास्टली हम लिख सकते हैं अबाउट द बोर्ड मीटिंग वाला पार्ट भी, कि यहाँ पर हर हाफ कैलेंडर ईयर में आपको एक बोर्ड मीटिंग करनी है। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी shall hold at least one board meeting in each half calendar year। हर हाफ कैलेंडर ईयर में एक बोर्ड मीटिंग करनी है। एंड द गैप shall not be less than 90 days। कहने से मिनिमम गैप 90 डेज का होना चाहिए। एंड ये सारी एग्जाम्शन मिलती है सेक्शन 8 कंपनी को। इजी पीजी क्वेश्चन था, एक तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब हमारे स्टेप होता है अंडरलाइन, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल, अपॉइंट हो सकते हैं मोर देन 15 डायरेक्टर्स विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट मैंडेटरी, नोटिस जो है जनरल मीटिंग का कितने दिन पहले जाता है? 14 क्लियर डेज पहले, एंड वन बोर्ड मीटिंग हाफ कैलेंडर ईयर, गैप नॉट लेस देन 90 डेज। एंड पूरे पूरे 3 मार्क्स तुम सभी की पॉकेट में। क्या ये लिख पाए मेरे साथ? अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे अब हम, देखते और क्या क्वेश्चन पूछा गया है। यस, जरा ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, है ना। कभी कभी आपको भी ट्राई करना है मेरे साथ पहले आंसर लिखने का। हो सकता है पहले आप लोग आंसर करें एंड फिर चेक करो। सो मैं आप लोगों को 2 से 5 मिनट देने वाली हूँ ये देखने के लिए कि तुम क्या खुद से आंसर लिख पाते हो, राइट।
अभी देखो ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट रेस्ट्रिक्शंस हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड कंसर्निंग द यूज ऑफ द टर्म निधि लिमिटेड इन अ कंपनीज नेम अंडर द निधि अमेंडमेंट रूल्स 2024। तो ये यहाँ पर बोला है, अगर किसी कंपनी को वर्ड यूज करना है निधि लिमिटेड, तो क्या रेस्ट्रिक्शन आए हैं निधि अमेंडमेंट रूल्स 2024 में। याद करो, ये तभी यूज कर सकते हो जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन दे रखी हो। अभी 3 मार्क का क्वेश्चन है, हाउ यू आर गोइंग टू स्टार्ट इट, फ्रेम करने का ट्राई करो। सुमन आदान परंदू, यू हैव टू राइट। क्या लगता है लिख पाओगे क्या इसका आंसर? ट्राई किया है लिखने का? अच्छा, क्या मैं बोल सकती हूँ कि मैम हम शुरू शुरू में थोड़ा स्टार्ट कर सकते हैं इंट्रो से, लेकिन फिर हमें डायरेक्ट आंसर पर आना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का बी। ठीक है, सबसे पहले हम लिख सकते हैं निधि इज अ पब्लिक कंपनी ठीक है, which incorporates with the object of cultivating the habit of, कैसे स्टार्ट करेंगे हम, इंट्रोडक्शन करके, cultivating the habit of thrift and savings among its members, among its members it accept deposits and lend to its members। अच्छा, the name of निधि कंपनी, अभी रिस्ट्रिक्शन क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर किया एज अ निधि कंपनी इन द ऑफिशियल गैजेट, तभी ये वर्ड यूज कर सकती है निधि लिमिटेड। सो द नेम ऑफ निधि कंपनी शैल एंड विथ द वर्ड निधि लिमिटेड। ये हम सभी को पता है, अगर कोई निधि कंपनी है तो नाम के एंड में क्या आएगा बच्चा लोग, निधि लिमिटेड आएगा। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे, जो रेस्ट्रिक्शन है, अ कंपनी shall not use the word निधि लिमिटेड unless it is declared by सेंट्रल गवर्नमेंट, जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे डिक्लेयर ना कर दिया हो, अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स ऑफिशियल गजट एज निधि।
एंड इस तरह से तुम्हें मिलेंगे पूरे के पूरे 3 मार्क्स। सी रेलिवेंट तो बस इतनी सी बात थी, रेस्ट्रिक्शन तो ये लगाया गया कि कोई भी कंपनी अपने नाम के एंड में निधि लिमिटेड यूज नहीं कर सकते जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसे डिक्लेयर ना कर दिया। लेकिन क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, हम थोड़ी स्मार्ट स्टडी स्मार्ट स्ट्रैटेजी लगाएंगे। पहले हम इंट्रो लिखेंगे निधि का, फिर बोलेंगे निधि लिमिटेड होना चाहिए, एंड थर्ड में मेन आंसर लिखेंगे, एंड दिस इज हमारा कंटेंट भी बढ़ेगा और 3 मार्क के लिए अप्रोप्रिएट आंसर है। लिखो इसे, ओफो लिख दो। डन। आई होप आप लोगों ने लिखा होगा, ये नोट डाउन किया होगा, एंड अपने आंसर से भी चेक किया होगा। डो नॉट फॉरगेट कि हमें ये वर्ड्स को, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी तभी आप यूज कर सकते हो। एंड होगा विद द वर्ड निधि लिमिटेड एक्सेप्ट डिपॉजिट लेंड टू इट्स मेंबर्स सेविंग्स, एंड ये एक पब्लिक कंपनी होती है। पूरे के पूरे 3 मार्क्स हमारी पॉकेट्स में। ठीक है, सो अभी हम लोगों ने जून 25 का पेपर भी देख लिया है, जिसमें सारे क्वेश्चंस कर दिए। नव वी विल मूव टुवर्ड्स दिसंबर 24 का क्वेश्चन, और दिसंबर 24 में एक बार पूरा पेपर चेक कर लेते हैं। क्या कोई क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर चैप्टर 2 अच्छा सी, थोड़ा सा ना केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ये बोलता है ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन वांट्स टू अप्लाई फॉर सेक्शन 8 कंपनी लाइसेंस व्हाइल एंगेजिंग इन कमर्शियल एक्टिविटीज। वो कमर्शियल एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहती है, बट साथ में उसे सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस चाहिए, सच एज ऑफरिंग पेड ऑनलाइन कोर्सेज टू फंड इट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज। तो बेसिकली वो क्या करेंगी, वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज बेचेगी, एंड सो दैट उससे जो पैसा आएगा वो चैरिटेबल एक्टिविटीज में लगाएगी। हाउ वुड दीज कमर्शियल एक्टिविटीज अलाइन विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ए सेक्शन 8 कंपनी। नाउ यू हैव टू टेल कि कैसे, क्या ये क्राइटेरिया अलाइन हो रहा है सेक्शन 8 कंपनी के लिए, जो फोकस कर रही है प्रमोटिंग चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स ओवर प्रॉफिट मेकिंग वेक्टर्स। सो बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव तो चैरिटेबल है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, पर वो चाहती है ऑनलाइन कोर्सेज सेल करके जो पैसा आएगा उससे चैरिटेबल एक्टिविटीज करेगी। क्या ये हो सकता है? 3 मार्क का क्वेश्चन है। मान लो तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, मान लो, है ना, अब एक ऐसा सिचुएशन निकल चलते कि दीदी हमें कुछ आता ही नहीं, तो इस केस में ये तो पता होगा कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। जब भी कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है जिसका आंसर तुम्हें लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, जो उस टॉपिक से रेलिवेंट कंटेंट पता है। अभी सेक्शन 8 कंपनी तुमने कहीं ना कहीं कंपनी लॉ में भी पढ़ा, और एसबीआईएल में तो बहुत बारी पढ़ा होगा, तो एटलीस्ट वो लिख कर आ जाओगे एग्जाम में तुम कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। ठीक है, यहाँ पर भी बोला गया है सेंट्रल गवर्नमेंट एक कंपनी को सेक्शन 8 कंपनी मानती है, वो सारा काम कर रही है सेक्शन 8 कंपनी वाला। तो सो कहने से एज लॉन्ग एज, जब ये सेक्शन 8 कंपनी अपने पैसे को कहाँ प्रमोट कर रही है, कहाँ अप्लाई कर रही है इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव्स, तो ठीक बात है। बस इसी को हम 3 पॉइंट्स में लिखने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन देखा है हमने? क्वेश्चन नंबर 3 का ई। दिसंबर 24 क्वेश्चन 3 का ई। सेक्शन 8 कंपनी क्या होता है वो बताओगे? द सेंट्रल गवर्नमेंट will give the license if it is satisfied that
सेक्शन 8 कंपनी क्या सेटिस्फाइड हो जाएगी ये, अगर इसे लगता है सेक्शन 8 कंपनी इज फॉर्म्ड। किसके लिए फॉर्म हुई है सेक्शन 8 कंपनी? पहला, क्यों बनाते हैं हम लोग सेक्शन 8 कंपनी को? फॉर द प्रमोशन वाला पार्ट, डेफिनेशन ही है, फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, रिसर्च, रिलीजियन, वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, अब क्या कर रही है? इट इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट। इट इंटेंड्स, इसका इंटेंशन क्या होता है? टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट, अगर कोई प्रॉफिट है, इफ एनी, इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट ओनली। तो अगर कोई प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट के पैसे को कहाँ यूज करना है? अपने ही ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में, इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट ओनली। एंड लास्टली इट प्रोहिबिट्स, क्या प्रोहिबिट करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। सो बेसिकली मेंबर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, ये हमने पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन किया। सो इट वाज अ थोड़ा सा केस लॉ बेस्ड वाला क्वेश्चन। सो पहले समझो, जब भी तुम्हें ऐसा केस लॉ वाला क्वेश्चन दिखे, जैसे कि अभी हमें दिखा केस लॉ बेस्ड, ठीक है, तो केस लॉ बेस्ड में क्या होता है हमारा? 3 पैरा रूल होता है। क्या होता है? 3 पैरा रूल, 3 पैरा रूल। इस 3 पैरा रूल के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले जो रेलिवेंट प्रोविजन है, जैसे इस क्वेश्चन में रेलिवेंट प्रोविजन था आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करना था। सो रेलिवेंट प्रोविजन क्या है? अबाउट सेक्शन 8 कंपनी। तो हम यहाँ पर प्रोविजन एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, जो भी रेलेवेंट प्रोविजन है, जो भी पूछा गया है, क्या हम इसे पॉइंट्स में लिखेंगे? जी हाँ, SBIL में तो पॉइंट्स में ही लिखेंगे। फिर दूसरा होता है हमारा फैक्ट्स। फैक्ट्स क्या होता है? जो क्वेश्चन में है, यानी कि जो क्वेश्चन में है उसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। लास्टली आता है हमारे पास कंक्लूजन। अच्छा, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? अरे भैया, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आंसर कंक्लूड करोगे। व्हाट हैज बीन आस्क्ड, मतलब जो पूछा गया उसका आंसर तो लिखना पड़ेगा ना। अभी हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, तो हमने यहाँ पर देखा ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन नाम की एक सेक्शन 8 कंपनी है जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रही है, उसका जो पैसा आएगा उसे चैरिटेबल एक्टिविटीज में लाना चाहती है। तुमसे पूछा गया है क्वेश्चन कि तुम बताओ ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज है क्या ये अलाइन कर रही है सेक्शन 8 कंपनी के ऑब्जेक्ट के साथ? अब यू हैव टू टेल कि अलाइन कर रही है नहीं कर रही है, कब तक अलाइन करेगी। सो कहने से यहाँ पर तुम कंक्लूड करोगे। प्रोविजन हमने लिख दिया है कि सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है। अब आती बात फैक्ट्स की। व्हाट आर द फैक्ट? तो क्या मैं कह सकती हूँ क्वेश्चन को हमें शॉर्ट में लिखना है, उसे हम फैक्ट बोलेंगे। कैसे शॉर्ट में लिखोगे? पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करते, मेन पॉइंट्स देखते ही है। मेन पॉइंट्स क्या है दीदी? ये ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन है, सेक्शन 8 कंपनी, हमें ये पता है।
ऑफर कर रही है पेड ऑनलाइन कोर्सेज टू फंड चैरिटेबल एक्टिविटीज। ये मेन पॉइंट अंडरलाइन कर रही हूँ मैं, ठीक है। वी हैव टू सी क्या वो अलाइन होगा सेक्शन 8 कंपनी के साथ, बस ये बताना है अभी। अभी हम इसी को शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो देखो जरा, प्रोविजन सेकंड में आएगा हमारा फैक्ट। हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है कि फैक्ट्स क्या है, एंड चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, फैक्ट्स ऑफ द केस, कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे तो भी, नहीं लिखोगे तो भी। ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन एकदम शॉर्ट में लिखना है ना, ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन is a Section 8 company which offers paid online courses। ये क्या कर रही है, पेड ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रही है टू फंड इट्स चैरिटेबल एक्टिविटीज, ठीक है। वी हैव टू सी whether it will align with the object of Section 8 company। ये हमने शॉर्ट में पूरा फैक्ट लिख दिया। अभी आती बात कंक्लूजन की, जो पूछा गया है थर्ड पॉइंट में। सो अभी हमें लिखना है एज पर द अबव प्रोविजन। कैसे कंक्लूड करोगे, एज पर द अबव प्रोविजन, जो ऊपर हमने बात करी सेक्शन 8 कंपनी के बारे में। ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन will be aligned with the object of Section 8 company as long as it applies its profit। किसमें प्रॉफिट अप्लाई कर रही है वो, इन प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट ओनली। अगर वो प्रॉफिट को अप्लाई कर रही है अपने ही ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में, तो यस इट विल बी ट्रीटेड एज सेक्शन 8 कंपनी। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व केस लॉ वाले क्वेश्चन। लिख दो अच्छे से इसे। ठीक है, क्या करेंगे अब हम, अंडरलाइन।
ठीक है, फिर फैक्ट्स को अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। कंक्लूजन देखेंगे, अलाइन है, ब्राइट फ्यूचर फाउंडेशन, एज लॉन्ग एज वो अप्लाई कर रही है अपने प्रॉफिट को प्रमोट करने में अपने ऑब्जेक्ट्स के लिए। पूरा 3 मार्क्स तुम्हारे, ठीक है। जरा जून 24 के क्वेश्चन पेपर की तरफ जाते हैं हम लोग। पढ़ो इसे, ट्राई टू रीड इट एंड समझने की और आंसर देने की कोशिश करनी है तुम्हें कि पूछा क्या गया है अभी तक। अब समझ आ जानी चाहिए चीजें, ठीक है। PNC Limited is a company limited by guarantee not having share capital, ठीक है। The articles of association of the company gives any person, हर पर्सन को राइट दे रहा है, अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। क्या बोला है कि कंपनी के डिविजिबल प्रॉफिट में हर एक पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो मेंबर हो चाहे वो मेंबर ना हो। यू हैव टू एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ सच प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स। क्या ये बात सही है? 3 मार्क, आई वॉन्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स तुम्हारी तरफ से, ठीक है। एंड अब से क्या करेंगे ना, लास्ट में है ना, आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन एज अ होमवर्क। इतना सब कुछ तुम अगर मेरे साथ साथ लिखोगे तो थोड़ा रिटर्न गिफ्ट तो बनता है तुम्हारे लिए। तो मैं एक क्वेश्चन होमवर्क में देने वाली हूँ, व्हाट यू हैव टू डू, कमेंट बॉक्स में जो मेन 3 पॉइंट्स होंगे उसके, अगर 3 मार्क का क्वेश्चन है वो 3 की पॉइंट्स तुम लिखोगे। हाँ, वैसे तो टाइपिंग बहुत फास्ट फास्ट हो जाती है ना, दोनों हाथों से ऐसे ऐसे करके टाइपिंग करते होंगे, तो अगर वो टाइपिंग हो जाती है तो ये आंसर की टाइपिंग भी हो जानी चाहिए। ये मेरे साथ जो आंसर्स लिखोगे ये तुम कॉपी पेन से लिखने वाले हो। जो क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देने वाली हूँ लास्ट में, वो कमेंट बॉक्स में मुझे नाम चाहिए बच्चे का, और नाम के साथ साथ पूरा आंसर भी चाहिए होगा, और तुम लिख लोगे, ठीक है। अब पता चलेगा कितनी सीरियसनेस है। देखो जरा इसमें क्या लिखोगे। टाइम दे रही हूँ सो दैट तुम लोग लिखो, ट्राई करो एटलीस्ट, फिर हम लोग चेक करेंगे। अभी तक तो समझ आ गया होगा कि हम कैसे आंसर इसको स्टार्ट करते। हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आंसर विथ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AOA का इंट्रोडक्शन देंगे। कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2 का बी, जून 24, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। सो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं आर्टिकल्स govern the internal rules and regulation of the company। ठीक है,
any provision in the articles of association which is contrary to, किसके contrary है? Which is contrary to the कंपनीज एक्ट 2013। आप प्रॉफिट में से चीजें डिस्ट्रीब्यूट करके एज अ डिविडेंड मेंबर्स के अलावा सबको दे सकते हो, ये तो कंपनीज एक्ट 2013 का ही वायलेशन है। सो कोई भी प्रोविजन विच इज इन contrary to the Companies Act 2013 or the Memorandum of Association shall be void। पूरा पूरा कैसे होने वाला है? void होने वाला है। तो यहाँ पर ये void होगा क्या? डेफिनेटली ये जो चीज एंटर करी है इन लोगों ने, जो प्रोविजन एंटर किया है, इट इज नॉट वैलिड। एग्जामिन करनी है वैलिडिटी, और लिखो आर्टिकल्स आर सबऑर्डिनेट to MOA and hence the provision entered by PNC Limited, जो प्रोविजन किसने लिखा है? PNC Limited ने। The provision entered by PNC Limited to distribute dividend or to distribute profit to any person is not valid at all। खत्म। एंड पूरे के पूरे 3 मार्क्स तुम्हारे आर्टिकल्स, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन। कोई भी प्रोविजन है जो कॉन्ट्ररी है, किसके कॉन्ट्ररी? कंपनीज एक्ट के, एमओए के, वो वॉइड होगा एंड ये भी वैलिड नहीं है। एंड नो वन कैन स्टॉप यू पूरे 3 मार्क्स स्कोर करने से। लिख दो। फिर लास्ट क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देती हूँ मैं। ठीक है, सो हियर वी आर। आज के सेशन में भी हमने पूरे 4 क्वेश्चंस को पढ़ा है, और ना कि सिर्फ पढ़ा है, वहाँ पर तुमने लिखा भी। पता है इससे हो क्या रहा है? इससे वी आर एबल टू सी कि हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ये पता चल रहा है। हमें आंसर्स लिखना आ रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हो रहा है। कॉन्टेंट कितना लिखना है ये तो तुम्हें पता चल ही रहा है, बट साथ ही साथ टाइम में आंसर लिखना, वो जो स्पीड बढ़ती है ना आंसर लिखने की, वो अभी यू आर नॉट रियलाइजिंग दिस थिंग, लेकिन एग्जाम में रियलाइज होगा जब कुछ बच्चे 3 घंटे में सिर्फ 80 मार्क्स का पेपर भी मुश्किल से कर पाएंगे, और तुम 3 घंटे में पूरा 100 मार्क्स का पेपर कर पाओगे। रीजन बीइंग हमने इतनी बार आंसर्स लिख दिया, प्रैक्टिस कर ली, तो क्या होगा? अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। किस क्वेश्चन में कितना लिखना है पता चलेगा, राइट? तो अभी एक क्वेश्चन होमवर्क का तो बनता है तुम्हारे लिए। जैसे कि मैंने बोला, आई वॉन्ट दिस आंसर इन द कॉमेंट बॉक्स। क्वेश्चन पढ़ लो, समझा देती हूँ।
क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवाइस ऑफ एम टू एक्स वाई एंड जेड ऑन देयर प्रपोजल रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को ऑल्टर करना है तो क्या एडवाइस है एम की एक्स वाई जेड को ऑफ एक्स वाई जेड अप्लायंसेस प्राइवेट लिमिटेड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स। सो बेसिकली केस है, ठीक है, केस के साथ पूछा गया है एम की क्या एडवाइस होगी एक्स वाई जेड को अगर उन्हें आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है और कंडीशन क्या है, सभी शेयर होल्डर्स ने अप्रूव किया तभी ऐसा होगा। तो बेसिकली एंट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं। व्हाट इज एंट्रेंचमेंट? एंट्रेंचमेंट मीन्स किसी प्रोविजन को और स्ट्रिक्टर बनाना दैन दोज कंप्लाइड विद। अभी तुम्हें बताना है कि एंट्रेंचमेंट कब हो सकता है, प्राइवेट कंपनी है तो, पब्लिक कंपनी है तो कब हो सकता है, कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए होगा, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स में ये आंसर मुझे यहाँ पर चाहिए तुम सभी से इन द कमेंट बॉक्स। एंड येस, हर एक आंसर को मैं खुद पर्सनली चेक करने वाली हूँ। अगर तुमने कमेंट में आंसर किया है विद इन 24 आवर्स ऑफ अपलोडिंग दिस लेक्चर, 24 आवर्स के अंदर अंदर अगर तुम लोगों ने रिप्लाई करा, आंसर लिखा, मैं खुद एक एक आंसर को पर्सनली चेक करके तुम्हें रिप्लाई देने वाली हूँ, क्या सही है क्या गलत है। एंड अगर तुम ऐसा आंसर को एग्जाम में लिखोगे तो तुम्हें कितने मार्क्स मिलेंगे। डन है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग, ताकि तुम्हारा आंसर भी क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट यहाँ पर हो जाने वाला है। एंड आई होप आप सभी इंजॉय कर रहे हो इस सीरीज को जो आप सभी के लिए स्पेशली लाई गई है। लाइक सच में ये सीरीज ना स्पेशली लाई गई है तुम सभी बच्चों के लिए, दिल से, फॉर द SBIL, क्योंकि आज की मेहनत कल की पहचान। एंड मैं ऐसे ही नहीं बोलती हूँ, तुम्हारा SBIL होगा इजी विद योर CS मेहंदी दीदी। आई होप आप सभी को बहुत मजा आ रहा है, मेरे साथ साथ आंसर्स लिखते जा रहे हैं कमेंट्स में, होमवर्क जरूर कर लेना, ठीक है। जल्दी मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योरसेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड, एंड दिस इज योर Gen Z Guru, Miss Mehendi, signing off. Bye bye.